नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको जो अध्याय 3 है चतुर्भुजों को समझना, ये हम शुरू कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हम कक्षा 8वीं के जो पाठ नंबर 1 और 2 हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप जो प्लेलिस्ट हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से उन जो वीडियो को देख सकते हैं। तो जो छात्र आज नए जुड़े हैं इस यूट्यूब चैनल से, तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए, जो हम पाठ जो अध्याय 3 है उसको हम शुरू करते हैं। तो जो अध्याय 3 है उसको हम पहले समझते हैं कि चतुर्भुज कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखा हुआ है कि कागज समतल का एक प्रतिरूप है। कागज क्या है? एक समतल है ना दोस्तों। कागज क्या होता है? एक समतल का प्रतिरूप होता है। और जो कागज होता है वो समतल होता है, और जब आप कागज से पेंसिल को हटाए बिना बिंदुओं को आपस में जोड़ लेते हैं। अब हम कोई भी बिंदु बना लेते हैं, और ये बिंदु बना लेते हैं, और इन बिंदुओं को पेंसिल के सहायता से, है ना, बिना हटाए, पेंसिल को बिना हटाए बिंदुओं को आपस में जोड़ लेते हैं। हम जोड़ लेते हैं इसको, और जो बिंदु को हमने यहाँ पे जोड़ा, इसके बाद आप यहाँ पे जोड़ेंगे, और यहाँ पे बिना पेंसिल को हटाए हम क्या कर रहे हैं? बिंदुओं को जोड़ रहे हैं आपस में। तो जो बिंदु आपस में जुड़े हैं, तो वो किसी भी भाग को जो आपस में जुड़ जाते हैं, ये बोल रहा है केवल रेखाखंड हो। हमने क्या किया? ये रेखाखंड है, ये एक रेखा खंड है। इसी प्रकार ये सभी क्या है? रेखाखंड है। तो रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। तो ये एक प्रकार से ये क्या हो गया हमारा? ये हमारा बहुभुज हो गया है। इससे हम क्या कहेंगे? बहुभुज। बहुभुज। तो बहुभुज क्या होता है? रेखाखंडों से बना एक सरल बंद वक्र, है ना। वक्र मतलब जो बंद वक्र है, और इसको हम क्या कहेंगे? बहुभुज कहेंगे। बहुभुज को मतलब हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बहुत सारी भुजाओं से बना हुआ, जो बहुत सारी भुजाओं से बना हुआ, जो यहाँ पे जो रेखाखंडों से बना हुआ है उसको हम बहुभुज कहते हैं। यानी कि बहुत सारी भुजा, और भुज मतलब जो भुजाओं से बना हुआ हमारा जो वक्र है, या समतलीय वक्र पर हम प्राप्त कर रहे हैं, इसको हम बहुभुज कहते हैं। भुजाओं से बना हुआ, बहुत सारी भुजाओं से बना हुआ, उसको हम बहुभुज कहते हैं। तो इस प्रकार जो बहुभुज है, बहुभुज बहुत प्रकार के होते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। वर्ग आ जाएगा, आयत आ जाएगा, इसी प्रकार त्रिभुज आ जाएगा। तो ये सभी जो होते हैं, ये त्रिभुज होता है, ये वर्ग होता है, ये आयत होता है। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी एक प्रकार से जो है वो बहुभुज हैं। ये क्या है? एक प्रकार से सभी जो है बहुभुज हैं। और अलग अलग प्रकार से जो उत्तल और अवतल बहुभुज भी होते हैं। तो बहुत सारी भुजाओं से बने हुए जो ये भुजाएं होती है ना दोस्तों। तो ये भुजाएं होती है, इन भुजाओं से मिलकर ही बहुभुज होता है। और बहुभुज को हम अलग अलग प्रकार से बोलेंगे यहाँ पे। तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि जो समतलीय जो बहुभुज क्या होता है। तो बहुभुज इसी को कहते हैं जो भुजाओं से अलग अलग बहुत सारी भुजाओं से मिलकर बना होता है ना दोस्तों। तो इसे हम बहुभुज कहेंगे। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि उत्तल और अवतल बहुभुज किसे कहते हैं। अब आपको यह समझना होगा कि जो उत्तल और अवतल बहुभुज किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर कुछ उत्तल, है ना। उत्तल मतलब क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स बहुभुज, और कुछ अवतल यानी कि कोकेव बहुभुज, है ना। तो दो प्रकार के जो उत्तल और अवतल बहुभुज यहाँ पे दिए गए हैं आकृति 3.1 में। आकृति 3.1 में उत्तल और अवतल बहुभुज दिए गए हैं। हमने पहले क्या पढ़ा? बहुभुज पढ़ा। बहुभुज भुजाओं से मिलकर बना होता है, ये सभी बहुभुज हैं। लेकिन क्या है, ये सभी क्या है? ये बहुभुज हैं। लेकिन इनमें जो उत्तल और अवतल बहुभुज, वो हम आपको अभी समझाएंगे। तो उत्तल बहुभुज क्या होता है और अवतल बहुभुज क्या होता है, वो हम अभी आपको बताएंगे। तो यहाँ पे लिख रखा है कि जो बहुभुज उत्तल होते हैं,
उनके विकर्ण का कोई भी भाग बहिर्भाग में नहीं होता है। क्या बोल रहा है कि जो बहुभुज उत्तल होते हैं, यानी कि उत्तल होते हैं, उनका जो विकर्ण, उनके विकर्ण का कोई भी भाग बहिर्भाग में नहीं होता। यानी कि विकर्ण कौन से हैं? ये विकर्ण हो गया, ये विकर्ण हो गया, ये विकर्ण हो गया, ये विकर्ण हो गया, ये विकर्ण हो गया और ये विकर्ण हो गया। यानी कि जो बहुभुज उत्तल होते हैं उनके विकर्ण का कोई भी भाग, विकर्ण इनका भाग, उनके विकर्ण का कोई भी भाग बहिर्भाग में नहीं होता, या बहुभुज के उभयांतर में किन्हीं दो बिंदुओं के मिलाने वाले रेखाखंड पूर्णतः बहुभुज के उभयांतर में स्थित होता है। तो यहाँ पे जो जो दो बिंदु हैं, आपको दो बिंदु दिख रहे हैं यहाँ पे, एक ये और दो ये। तो इन दोनों बिंदुओं से जो मिलाने वाले रेखाखंड का जो भाग है वो बहिर्भाग इसे बोले जाते हैं। मतलब जो अंदर का भाग होता है उसको क्या बोला जाता है? बहिर्भाग, बहिर्भाग बोला जाता है। तो जो अंदर जो कोई भी भाग बहिर्भाग में नहीं होता, यानी कि इन दोनों का जो विकर्ण से मिलाने वाला भाग बहिर्भाग में नहीं है, यहाँ पे बाहर की साइड निकल रहा है। तो जिन भी बहुभुज में जो दो बिंदुओं के मिलाने पर जो भी भाग है वो बहिर्भाग यानी कि अंदर नहीं आता है, वो उत्तल बहुभुज कहलाते हैं। तो ये सभी जो है, ये सभी जो उत्तल बहुभुज में आपको दिख रहे होंगे कि इनके जो दो बिंदुओं के मिलाने पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो इस बिंदु को ले लो और इस बिंदु को ले लो, तो यहाँ पे जो बिंदु बन रहा है वो बहिर्भाग यानी कि अंदर की साइड नहीं बन रहा है। तो ये सभी कैसे हो जाएंगे? उत्तल बहुभुज हो जाएंगे। इसी प्रकार यहाँ पे भी दो बिंदुओं को मिलाने पर, दो बिंदुओं को मिलाने पर जो बहिर्भाग यहाँ पे बाहर की साइड में निकल रहा है, तो जो बाहर की साइड में जो बनता है वो होता है उत्तल बहुभुज। इसी प्रकार यहाँ पे देखो, दो बिंदुओं को मिलाने पर, दो बिंदुओं पर मिलाने पर किन्हीं भी भाग में किन्हीं भी भाग में जो एक भी बार कोई भी जो बहिर्भाग में बन जाता है, यानी कि अंदर की साइड है ना, अंदर की साइड क्या है, दो बिंदुओं को मिलाने पर जो विकर्ण है अंदर की साइड जो आकृति बन जाती है, तो इस प्रकार जो होता है वो अवतल बहुभुज होता है। तो इधर की साइड वाले जो सभी बहुभुज हैं वो कैसे हैं? अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज। तो आगे आपको जो प्रश्न में जो परीक्षा में ऐसा आ सकता है, तो आप आसानी से बता सकते हैं दोस्तों कि जो उत्तल बहुभुज क्या होता है और अवतल बहुभुज क्या होता है। जब भी कोई दो बिंदुओं को मिलाने पर बहिर्भाग में जो विकर्ण मिलाने पर जो बहिर्भाग में जो बनता है आकृति, तो वह होता है अवतल बहुभुज, और जो बाहर की साइड में जो आकृति जो मिलाने पर जो बन रहा है उत्तल बहुभुज कहलाता है। तो जो आपको समझना होगा यहाँ पे कि अवतल बहुभुज किसे कहा जाता है और उत्तल बहुभुज किसे कहा जाता है। तो आप अपने जो यहाँ पे लिख रखा है कि अवतल बहुभुज समझने का प्रयास करना है आपको, और दी गई आकृतियों को अपनी जो कक्षा है वो केवल जो बहुभुज का प्रयास करना है कि उत्तल और अवतल बहुभुज क्या है। हम इस जो कक्षा में हम केवल उत्तल बहुभुज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो उत्तल बहुभुज हमारे पास कौन से हैं? ये है उत्तल बहुभुज। तो हम इन्हीं के बारे में जो चर्चा करेंगे कि उत्तल बहुभुज हमारे पास कौन कौन से हैं, और हम उनको जो वर्ग बोल सकते हैं, आयत बोल सकते हैं, समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। तो इस प्रकार जो भी बाहर की साइड जो विकर्णों को मिलाने पर बन रहे हैं आकृति, तो ये सभी उत्तल बहुभुज कहलाते हैं। और अवतल बहुभुज में क्या होता है कि दो बिंदुओं के मिलाने पर जो बहुभुज के जो बहिर्भाग में आकृति बनती है। तो आपको ये समझ में आ चुका होगा कि उत्तल और अवतल बहुभुज किसे कहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ जो सम तथा विषम बहुभुज, तो हम सम तथा विषम बहुभुज पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सभी कौन से जो बहुभुज हैं ये उत्तल बहुभुज है। कौन से हैं दोस्तों? ये जितने भी हम पढ़ेंगे अब ये उत्तल बहुभुज पढ़ेंगे।
तो उत्तल बहुभुज हम पढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अब उत्तल बहुभुज में भी जो सम और विषम बहुभुज आ जाएंगे। तो सम और विषम बहुभुज की जो परिभाषा क्या है वो हम पढ़ लेते हैं कि सम और विषम बहुभुज क्या कहलाते हैं। तो सम बहुभुज जो वे कहलाते हैं जिनकी भुजाएं तथा कोण बराबर हो। तो ये जितने भी इधर की साइड दिए हुए हैं, यहाँ पे दिए हुए हैं, ये सभी है सम बहुभुज, यानी कि इनके विकर्ण, इनकी वर्ग की भुजाएं तथा कोण, यानी कि इनकी जो भुजाएं हैं ये भुजाएं और जो यहाँ पे जो कोण है वो कैसे हैं, बराबर हैं। ये भुजाएं हैं सभी, ये भुजाएं हैं, ये भुजाएं हैं, और यहाँ पे कोण भी बराबर हैं, है ना दोस्तों। यहाँ पे 60 होगा तो यहाँ पे भी 60 होगा, और यहाँ पे भी 60 होगा, यहाँ पे 90 होगा तो यहाँ पे भी 90, यानी कि सभी कोण कैसे होंगे, बराबर होंगे। और जो भुजाएं भी कैसी होगी, इनकी सभी की बराबर होगी। लेकिन जो विषम बहुभुज है, सम बहुभुज आपको पता चल गया है कि सम बहुभुज क्या होता है। हम अब विषम बहुभुज में देखो, यहाँ पे विषम बहुभुज में भुजाएं भी अलग अलग होती है, इनकी माप जो होती है, भुजाओं की माप वो भी अलग अलग होती है, और जो कोण की माप होती है, यहाँ पे कोण अलग रहेगा, यहाँ पे कोण, और यहाँ पे भी कोण अलग रहेगा। इसी प्रकार जो आयत है इसमें भी जो भुजाएं की माप रहेगी, जो भुजाएं रहेगी उनकी माप अलग अलग रहेगी, और लेकिन कोण है वो समान रहेंगे, फिर भी ये कैसा रहेगा, एक विषम बहुभुज कहलाएगा। तो इसी प्रकार जो त्रिभुज है वो एक विषम बहुभुज है, और जो यहाँ पे जो त्रिभुज है, यहाँ पे भी त्रिभुज है, लेकिन ये समकोण त्रिभुज है और ये समलंब त्रिभुज है। तो अलग अलग प्रकार से जो त्रिभुज होते हैं तो उनमें क्या होता है, कोई विषम रहता है और कोई सम बहुभुज रहता है। तो यहाँ पे अब हम प्रश्न वाली जो यहाँ पे आपको जो संकेत भी दिए हुए हैं कि बराबर या बराबर का उपयोग लंबाई वाले रेखाखंडों को दर्शाता है, यानी कि जो बराबर है उनको इस प्रकार से दर्शाया जाता है कि ये दोनों जो रेखाएं हैं वो बराबर है सभी, और जो बराबर नहीं है उनको हम इस प्रकार से दर्शाते हैं कि ये बराबर नहीं है। अब कोई ऐसा त्रिभुज है जो समभुज हो तो परंतु समकोणिक हो। ये अब हम प्रश्न वाली 3.1 शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों अब हम प्रश्न वाली 3.1 शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो प्रश्न दे रखा है कि यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई है, तो इन जो प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। तो साधारण वक्र कौन सा है, साधारण बंद वक्र कौन सा है, बहुभुज कौन सा है, उत्तल बहुभुज कौन सा है, और अवतल बहुभुज कौन सा है। तो यहाँ पे जो साधारण वक्र है हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे जो प्रश्न नंबर 1 हम लिख लेते हैं, हम हल कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का हल। तो जो यहाँ पे लिख रखा है प्रश्न 1, तो ए है ना दोस्तों। तो ए में क्या लिख रखा है, ए में साधारण वक्र, साधारण वक्र। तो साधारण वक्र कौन कौन से हैं वो हम लिख लेते हैं। साधारण वक्र हमारे पास हैं जो पहला वाला, ये हमारा कौन सा है दोस्तों, साधारण वक्र है। ए वाला यानी कि पहला, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं साधारण वक्र है ये। साधारण वक्र से मतलब क्या है कि जो साधारण रेखाओं से मिलकर बना हुआ है, यानी कि उसमें कोई भी जो रेखा है वो अलग नहीं जा रही है, वो उसको हम साधारण वक्र बोलेंगे। इसी प्रकार जो दूसरा है वो भी हमारा एक साधारण वक्र में आ जाएगा। जो दूसरा वाला चित्र दिया गया है वो भी साधारण वक्र में आ जाएगा। और जो पांचवा वाला, यहाँ पे तीसरा वाला नहीं होगा क्योंकि ये एक व्रत के रूप में आ रहा है। यहाँ पे जो तीसरा वाला है वो कैसा आ रहा है दोस्तों, ये व्रत है एक प्रकार से, ये वक्र में नहीं आएगा। इसी प्रकार ये चौथा वाला भी जो है एक प्रकार से बहुभुज के में आ सकता है, लेकिन जो वक्र है उसमें नहीं आ रहा है क्योंकि ये साधारण जो रेखाओं से इधर उधर कटा हुआ है, इसलिए ये वक्र में जो नहीं आएगा। इसी प्रकार जो पांचवा है वो एक वक्र में आ जाएगा क्योंकि ये जो वक्र के रूप में बना हुआ है। तो जो दूसरे के बाद में जो पांचवा वाला है वो भी आ जाएगा एक साधारण वक्र में। इसी प्रकार जो यहाँ पे चट्टा, ये भी एक प्रकार से वक्र में आ रहा है,
जो छठा वाला है पांचवे के बाद में ये जो छठा है ये भी एक वक्र में आ रहा है, तो हम इसको भी यहाँ पे लिख लेंगे छठा नंबर। इसी प्रकार जो आखिरी में जो आ रहा है यहाँ पे जो सातवां नंबर, तो सातवां नंबर भी एक प्रकार से वक्र में है, क्योंकि ये वक्र में बना हुआ है। वक्र हम उसे बोलते हैं जो साधारण प्रकार से बना हुआ रहता है ना दोस्तों। तो साधारण प्रकार से जो वक्र बना होता है जिसमें रेखाएं भी शामिल होती है, और एक प्रकार से जो इस प्रकार से जो बना होता है वृत्त के समान भी वक्र बना होता है, तो हम उसे जो वक्र साधारण वक्र कहते हैं। इसी प्रकार जो छठा और फिर सातवें नंबर में भी जो वक्र है एक प्रकार से यहाँ पे वृत्त भी है और रेखाएं से भी मिलकर बना हुआ है, तो साधारण वक्र यह है। अब हम जो दूसरा प्रश्न लेते हैं, हमारे पास क्या है दूसरा प्रश्न बी हम ले लेते हैं। तो साधारण बंद वक्र, साधारण बंद वक्र, तो साधारण बंद वक्र में कौन कौन से हैं दोस्तों? साधारण बंद वक्र में भी यही आएंगे जो पहले नंबर पर आए थे। साधारण वक्र में पहले नंबर का जो आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे साधारण बंद वक्र में, फिर आ जाएगा दूसरे नंबर का आ जाएगा, तीसरे नंबर का नहीं आ जाएगा क्योंकि ये एक प्रकार से पूरा वृत्त है, और जो यहाँ पे जो डबल दो बार वृत्त बने हुए हैं एक के ऊपर एक, तो ये साधारण वक्र में नहीं आ जाएगा। इसी प्रकार जो यहाँ पे पांचवा नंबर है वो भी यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साधारण बंद वक्र में, और जो छठा नंबर है वो आ जाएगा साधारण बंद वक्र में, और आखिरी में सातवां नंबर आ जाएगा। अब हम जो बात करते हैं यहाँ पे जो तीसरा सी है बहुभुज। बहुभुज कौन कौन से हैं यहाँ पे वो हम देख लेते हैं। बहुभुज, तो बहुभुज में दोस्तों यहाँ पे जो पहला नंबर है बहुभुज किसे किया जाता है? जो रेखाओं के द्वारा बना जाता है, पूरी जो रेखाखंड है उनके द्वारा बनाया जाता है। तो ये पहला नंबर है बहुभुज है, क्योंकि इसमें भी रेखाएं आ रही, दूसरा नंबर में भी रेखाएं आ रही है, और रेखाखंडों से मिलकर बहुभुज बनता है। तो इसी प्रकार ये तीसरा नंबर में रेखाखंड नहीं है, और चौथे नंबर में भी रेखाखंड है, रेखाओं से मिलकर बना हुआ। पांचवें नंबर में रेखाखंड नहीं है, छठे में भी नहीं है रेखाखंड क्योंकि ये एक प्रकार से वक्र बना हुआ है, और सातवें नंबर में भी रेखाखंड नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी जो वृत्त बना हुआ फिर रेखाखंड है, और सातवें नंबर में ये दो जगह वृत्त बने हुए हैं, और ये भी एक प्रकार से बहुभुज में नहीं आता है। तो हमारे जो बहुभुज हैं वो कौन कौन से हैं? एक पहला नंबर का है, फिर दूसरे नंबर का है, फिर चौथे नंबर का है। तो हमारे बहुभुज हमने लिख लिए हैं। अब हम जो डी नंबर उत्तल बहुभुज, तो हम उत्तल और अवतल बहुभुज पढ़ के आए हैं। तो उत्तल बहुभुज किसे कहा जाता है? जिसमें जो बाहर की साइड हमारे पास दो रेखाखंड जो मिलाने पर, जो विकर्ण मिलाने पर बाहर की साइड जो आकृति बनती है उसे हम उत्तल बहुभुज कहते हैं। तो उत्तल बहुभुज हमारे पास यहाँ पे ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो आकृति है वो कैसे अंदर की साइड बन रही है दो रेखाखंडों को मिलाने पर, और जो यहाँ पे जो आकृति बन रही है ये एक प्रकार से उत्तल बहुभुज में आ रही है। तो हम यहाँ पे 2 नंबर लिख लेते हैं। 2 नंबर पे है उत्तल बहुभुज। इसी प्रकार फिर बहुभुज यहाँ पे चौथे नंबर पे है एक बहुभुज, लेकिन यहाँ पे देखो दोस्तों जो आकृति बन रही है वो दो बिंदुओं को मिलाने पर कैसी बन रही है? अंदर की साइड बन रही। तो यह एक प्रकार से कैसा हो गया? अवतल बहुभुज हो गया। तो उत्तल बहुभुज में नहीं आएगा। तो यहाँ पे ई वाला जो ऑप्शन, ई वाला प्रश्न है अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज। तो अवतल बहुभुज कौन सा है? एक तो पहला नंबर आ जाएगा दोस्तों, एक पहला नंबर आ जाएगा, और एक यहाँ पे चौथा नंबर आ जाएगा। चौथा नंबर और पहला नंबर क्यों? क्योंकि जो दो बिंदुओं को मिलाने पर जो बाह्य भाग में है ना, अंदर की साइड में जो आकृति बनती है
तो वो अवतल बहुभुज कहलाता है। उत्तल बहुभुज में जो आकृति है वो बाहर की साइड में बनती है दो बिंदुओं को मिलाने पर। कहाँ पे दो बिंदु हैं, ये दो बिंदु हैं, और इन दो बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति बाहर की साइड बनती है वो उत्तल बहुभुज में आती है, और जो दो बिंदुओं पर को मिलाने पर जो आकृति अंदर की साइड बनती है वो अवतल बहुभुज में आती है। तो हमने ये अच्छी तरीके से समझ लिया है, आपको परीक्षा में कोई भी कठिनाई नहीं आएगी अगर आप अच्छे से समझ चुके हैं इस आकृति में कि उत्तल बहुभुज किसे कहते हैं और अवतल बहुभुज किसे कहते हैं। साथ ही साधारण वक्र किसे कहते हैं, साधारण बंद वक्र किसे कहते हैं, और बहुभुज किसे कहते हैं वो तो हम पढ़ के आए हैं। बहुभुज क्या कहते हैं कि रेखाखंडों को मिलाने पर बहुभुज बनते हैं। अब हम आगे जान लेते हैं कि जो प्रश्न नंबर दूसरा क्या कहता है। प्रश्न नंबर दूसरा क्या कहता है कि समबहुभुज क्या है। तो समबहुभुज क्या है पहले तो हमको वो बताना होगा। तो जो समबहुभुज है उसका हम पढ़ के आए हैं, समबहुभुज और विषम बहुभुज, तो हमको वहाँ से जो है इसकी जानकारी मिल जाएगी। तो हम यहाँ पे जाते हैं ऊपर, और यहाँ पे समबहुभुज क्या होता है, एक समबहुभुज समभुज तथा समकोणिक होता है ना दोस्तों। तो एक समबहुभुज का हम यहाँ पे जो डेफिनेशन है वो यहाँ से हम ले लेंगे, जो समबहुभुज किसे कहते हैं। तो आपको यहाँ से जो परिभाषा है वो ले लेनी है कि एक समबहुभुज क्या होता है। तो एक समबहुभुज समभुज तथा समकोणिक होता है। उदाहरण के लिए एक वर्ग में भुजाएं तथा कोण बराबर माप के होते हैं, इसलिए यह एक समबहुभुज है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जो डेफिनेशन क्या कहती है। तो जो यहाँ पे सम तथा विषम बहुभुज की जो डेफिनेशन है वो दे रखी है परिभाषा। तो जो समबहुभुज में क्या होते हैं, भुजाएं और कोण समान होते हैं, उससे हम समबहुभुज बोलते हैं। और जो विषम बहुभुज में जो भुजाएं की माप अलग होती है और साथ ही कोण की भी माप अलग होती है, उससे हम विषम बहुभुज कहते हैं। समबहुभुज को यहाँ पे जो रेगुलर पॉलीगॉन्स कहा जाता है। बहुभुज को क्या बोला जाता है, बहुभुज को इंग्लिश में बोला जाता है जो पॉलीगॉन बोला जाता है। दोस्तों आप जो इंग्लिश में नाम है उनको भी याद करने की कोशिश करें, क्योंकि जो अगर आप बड़ी जो तैयारी कर रहे हैं आईआईटी या जेईई की, तो आपको जो इंग्लिश में नाम होना याद जरूरी है। या फिर आप कोई से भी इंजीनियरिंग कॉलेज में जाओगे पढ़ने के लिए, जो इंजीनियरिंग करने या कोई से भी डिग्री करने के लिए, तो आपको जो इंग्लिश में नाम होना याद ज़रूरी है, इससे आपको क्लियरिटी अच्छी रहेगी। तो साथ में आप जो इंग्लिश में नाम है वो भी आप याद करते जाएं। तो बहुभुज को इंग्लिश में पॉलीगॉन्स बोला जाता है, और जो सम बहुभुज को बोला जाता है रेगुलर पॉलीगॉन्स। यहाँ पे लिख रखा है रेगुलर पॉलीगॉन्स, और जो विषम बहुभुज को इंग्लिश में बोला जाता है आई रेगुलर पॉलीगॉन्स। तो आप जो इनको अच्छे से समझें, और साथ ही जो दिया गया है इंग्लिश में नाम उससे भी आप पढ़ते जाएं। अब हम यहाँ पे जो समबहुभुज की परिभाषा आपको लिख के बता देते हैं, जो एक अच्छे तरीके से कि जो समबहुभुज क्या है। तो समबहुभुज क्या होता है, समबहुभुज एक ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं बराबर हो। क्या होती है समबहुभुज, एक ऐसा बहुभुज, एक आप ये परिभाषा लिख लेना जिससे आपको ये याद होना जरूरी है। एक ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं बहुभुज जिसकी भुजाएं बराबर हो तथा अंतः यानी कि अंदर के कोण है ना, अंतः एवं बाह्य कोण बराबर हो। बाह्य कोण की माप है ना, कोण की माप, यहाँ पे हम बाह्य कोण की माप लिख लेते हैं। बाह्य कोण की माप बराबर हो भुज है ना, एक ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं बराबर हो तथा अंतः एवं बाह्य कोण है ना दोस्तों, बाह्य कोण की माप बराबर हो, समबाहु या समबहुभुज कहलाता है। आप ऐसा लिख सकते हैं समबहुभुज
बराबर हो, हम क्या जान रहे हैं, समबहुभुज। तो समबहुभुज बहुभुज कहलाता है। यानी कि आप यहाँ पे डायग्राम भी बना सकते हैं अगर परिभाषा लिखने की आए। एक ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं बराबर हो तथा अंतः एवं बाह्य कोण की माप बराबर हो, समबहुभुज कहलाता है। तो ये इसकी परिभाषा हो गई है, आप इसको नोट कर लें, इससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। और अगर विषम बहुभुज की बात करें, विषम बहुभुज की बात करें तो आप यहाँ पे सिर्फ एक अक्षर बदलना होगा। एक ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं बराबर नहीं हो, है ना, यहाँ पे आप नहीं हो, तथा अंतः एवं बाह्य कोण की माप भी बराबर न हो, विषम बहुभुज कहलाता है। यानी कि आप एक ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं बराबर नहीं लगा देंगे, नहीं हो, तथा अंतः एवं बाह्य कोण की माप भी बराबर नहीं हो, तो वो कैसा कहलाता है, विषम बहुभुज कहलाता है। तो एक समबाहुभुज कैसा रहता है, जिसकी यहाँ पे हम बना देते हैं वर्ग, एक प्रकार से कैसा है, समबहुभुज की बहुभुज कहलाता है। इसकी क्या होती है, भुजाएं बराबर होती है, साथ ही जो कोण है, यहाँ पे जो कोण है उसकी भी माप कैसी रहती है, बराबर रहती है। तो जो यहाँ पे जो हमने जो परिभाषा है वो हमने यहाँ पे लिख दी है। एक ऐसा बहुभुज जिसकी भुजाएं बराबर हो, साथ ही उसके बाह्य तथा अंतः एवं बाह्य कोण की माप भी बराबर हो, समबहुभुज कहलाता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि एक समबहुभुज का नाम बताएं जिसमें 3 भुजाएं हो, 4 भुजाएं हो और 6 भुजाएं हैं। तो 3 भुजाएं वाला जो कहलाता है समबहुभुज, उससे हम क्या बोलेंगे, उससे हम जो समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। यहाँ पे पहला जो प्रश्न पूछा गया है कि 3 भुजाएं किस में होती है, तो 3 भुजाएं एक समबाहु त्रिभुज में होती है। तो समबाहु त्रिभुज बना देते हैं हम, और इसकी 3 भुजाएं हैं, एक ये हो गई, 2 और ये 3 हो गई। तो इसमें तीनों भुजाएं कैसी है, बराबर है, साथ ही में जो कोण है वो भी कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे अगर 30 का होगा तो यहाँ पे भी 30 का होगा और 30 डिग्री होगा। तो जो 3 भुजाएं हैं वो कैसी हो जाएगी, समान हो जाएगी, और साथ में जो कोण है वो भी कैसे समान हो जाएंगे। तो 3 भुजाएं वाले का नाम हमको बताना है, तो नाम क्या है इसका, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, आपको ये नाम भी लिखना पड़ेगा, यहाँ पे नाम लिख रखा है, पूछ रखा है कि जो समबाहु त्रिभुज किसे कहा जाता है। यानी 3 भुजाओं वाला जो बहुभुज होता है उसका नाम क्या क्या होता है, तो उसको समबाहु त्रिभुज कहा जाता है। दूसरा पूछ रखा है कि जो 4 भुजाएं किस में होती है, तो 4 भुजाएं होती है वर्ग में। 4 भुजाएं किस में होती है, यहाँ पे वर्ग में होती है। तो हमने वर्ग बना लिया, यहाँ पे वर्ग बना लिया हमने, और जो वर्ग है उसकी भुजाएं कैसी होती है, चारों बराबर होती है। ये हमने बराबर चारों वर्ग की भुजाएं बना ली। यहाँ पे जो कोण रहेगा बराबर 90 का रहेगा, तो 90 का, ये 90 का, और ये भी 90 का, और ये भी 90 का। तो जो इसकी जो भुजाएं हैं, चारों भुजाएं कैसी रहेगी, बराबर रहेगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा वर्ग। इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, इसे हम बोलेंगे वर्ग, ये हो जाएगा वर्ग। तो इसका नाम हमने बता दिया वर्ग। अब तीसरा जो प्रश्न है क्या कह रहा है कि 6 भुजाएं हो तो क्या, वो कौन सा हो जाएगा, तो 6 भुजाओं वाला जो बहुभुज होगा उसे हम क्या कहेंगे, पहले तो हम बना लेते हैं 6 भुजाएं। तो हमने ये 6 भुजाएं बना ली है। हमारे पास एक भुजा हो गई, इसके बाद जो दूसरी भुजा ये हो गई, तीसरी भुजा ये हो गई, चौथी भुजा ये हो गई, पांचवी और ये छठी। तो इस प्रकार जो 6 भुजाएं वाला बहुभुज हमने बना लिया है,
बहुभुज ये सभी बहुभुज होते हैं, लेकिन इनके नाम जो अलग अलग होते हैं। तो ये 6 भुजाओं वाला जो बहुभुज है इसे हम क्या बोलेंगे? समषटभुज बोलेंगे। सम और षटभुज। तो समषटभुज ये है क्योंकि इसकी जो 6 भुजाएं हैं और ये कैसी है? समान है। सभी की भुजाएं जो है ये 6 भुजाएं कैसी है? समान है। तो इस प्रकार जो समषटभुज है वो है ये 6 भुजाओं वाला क्या होता है? समषटभुज होता है। तो हमने जो यहाँ का जो प्रश्न नंबर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर हमने पूरा निकाल लिया है। हमने क्या है इसकी परिभाषा भी हमने जो समषटभुज है उसको क्या कहते हैं उसकी परिभाषा भी हमने यहाँ पे लिख दी है। साथ ही 3 भुजाएं वाले को क्या कहा जाता है और 4 भुजाएं वालों जो बहुभुज है उसे क्या कहा जाता है और 6 भुजाएं वाले बहुभुज को क्या कहा जाता है, वो भी हमने यहाँ पे आपको बता दिया है। तो हमारी जो प्रश्न वाली है जो 3.1 है वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। और आगे हम जो नया वीडियो आएगा उसमें 3.2 प्रश्न वाली आपको कंप्लीट कराएंगे। तो जो छात्र नए जुड़े हैं इस यूट्यूब चैनल से, तो वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। साथ ही इस वीडियो को लाइक एवं शेयर अपने जो ग्रुप बने हुए हैं टीचर्स के और अपने जो छात्रों के, तो उसमें शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक जो 3.2 प्रश्न वाली को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।